हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपियों का आगमन यानी कि अराइविंग ऑफ यूरोपियन जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो चल रहा है, और इसके अंतर्गत मैंने आपको पूरी तरह से पुर्तगाल और पूरी तरह से डच और पूरा जो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पूरी तरह से समाप्त कर चुका हूँ। आज पुर्तगाल और डच के बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे भारत में आए वो थे हमारे अंग्रेज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अंग्रेजों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अराइविंग ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि क्या होगा, अराइविंग ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि अराइविंग ऑफ ब्रिटिश मतलब क्या हुआ कि जो आपके अंग्रेज हैं, ये जो हमारे भारत में राज करने आए, उनका भारत में आने का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हिंदी में बात करें तो लिखेंगे यहाँ पे अंग्रेजों का क्या हुआ, भारत आगमन, अंग्रेजों का भारत आगमन, इस बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो अगर अंग्रेजों के भारत आगमन की मैं बात करूं तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिस पे मैं चर्चा करता हूं। अगर पहली चीज की यहाँ पे चर्चा करें तो पहला पॉइंट क्या बन सकता है कि ये अंग्रेज आखिर थे कौन। तो अंग्रेज कौन थे, अंग्रेज कौन थे, अंग्रेज कौन थे, इस बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे का जो हमारा होगा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अगर बात करें अंग्रेज कौन थे, तो अंग्रेज मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले लोग थे ये, तो इंग्लैंड के रहने वाले लोग थे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ये इंग्लैंड के क्या थे, निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। ये बात समझ में आई। अब अगर बात करें कि इंग्लैंड बोल दिए, कई लोग ब्रिटेन बोलते हैं, तो ब्रिटेन भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑब्लिक देकर लगता हूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ कि ब्रिटेन भी अगर बात आएगा तो ब्रिटेन भी अपनी जगह पे सही है। कई लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तो अगर ये सारी चीजें आएंगी तो ये सारी चीजें अंग्रेजों को ही निरूपित करना या प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं कि आखिर ये आए कहां से थे, यानी कि इनका निवास स्थान कहां है। अंग्रेजों का निवास स्थान, यानी कि निवास स्थान के भी बारे में अगर आप लोग जान जाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर आप लोग समझ जाएंगे। तो निवास स्थान में अगर इनकी बात करें तो इनके निवास स्थान वही है, ब्रिटेन है, यानी कि ये ब्रिटेन के निवासी हैं। इंग्लैंड है, यानी कि ये इंग्लैंड के ही लोग जो हैं वो अंग्रेज हैं। और अगर आपसे बोलेगा यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम अगर बोला तो यूनाइटेड किंगडम का भी मतलब ये लोग अंग्रेज हैं। अगर आपसे बोल दिया कि ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन की जगह अगर ग्रेट ब्रिटेन लिख दिया तो भी समझना कि ये कहाँ के निवासी हैं, ये आपके अंग्रेज हैं। लेकिन अगर बोल दिया उत्तरी आयरलैंड,
तो उत्तरी आयरलैंड भी अगर बोल दिया तो भी ये अंग्रेज के लोग ही को प्रदर्शित करेगा, उत्तरी आयरलैंड को। और एक स्थान है वेल्स, क्या नाम है, वेल्स है। अगर वेल्स की भी बात करेगा तो ये अंग्रेज के स्थान को ही प्रदर्शित करता है। तो ये लोग का निवास स्थान ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और वेल्स है। इन स्थानों पे कहा जाता है कि इन मूल स्थानों पर अंग्रेज अपने को यहाँ पर बसे थे, यहीं पर रह रहे थे, इसीलिए इतने स्थानों को अंग्रेजों के मूल निवास के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब अगर तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें कि अंग्रेजों के ये जो मूल स्थान बताए हैं तो इसकी मानचित्र में भी इसको समझ लेते हैं कि यह स्थान कहाँ पे है। अगर मैं आपको मानचित्र की बात बताऊं तो ये मैं आपको मानचित्र में यूरोप का कुछ मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने आपको बताया था कि ये है आपका पुर्तगाल, ये आपका क्या है, पुर्तगाल है। और फिर यहीं पे मैंने बताया था कि ये आपका स्पेन है, ये आपका क्या है, स्पेन। और यहीं पे मैंने बताया था कि ये आपका क्या है, फ्रांस है, फ्रांस है। इसी फ्रांस के ऊपर एक छोटा सा इस तरह से छोटा सा द्वीप समूह है, छोटे छोटे दो द्वीप समूह है, इस तरह से द्वीप समूह है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें बात करूं इन द्वीप समूहों में तो यह वाला जो है इसे बोलते हैं आयरलैंड, ये वाला क्या है, आयरलैंड है, आयरलैंड। और इसी का ये देखेंगे आप नॉर्थ में है यानी कि उत्तर में है तो इसे हम लोग नॉर्थ आयरलैंड या फिर उत्तरी आयरलैंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड बोलेंगे इसे, ठीक है ना। अब अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो छोटे छोटे इधर साइड में भी द्वीप समूह है, ऊपर में एक द्वीप समूह है इधर साइड में, इसे बोलेंगे स्कॉटलैंड। क्या बोलेंगे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और यहां पर एक छोटा सा द्वीप समूह है ये, इसे बोलेंगे वेल्स। क्या बोलेंगे, वेल्स बोलेंगे। और इन दोनों का यानी कि स्कॉटलैंड का और इन दोनों के संयुक्त रूप को हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को जो यहां से लेकर पूरा यह क्षेत्र है इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में यहीं पे स्थान है आपका इंग्लैंड, ये जो यूनाइटेड किंगडम में ही क्या है आपका इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में इस जगह पर राजधानी है लंदन, क्या है, लंदन। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए मैप में कहां पर कौन सी चीजें हैं तो मैंने बताया कि ये ब्रिटेन के निवासी थे। तो देखिए ब्रिटेन जो है ये स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से दो देश शामिल हैं तो स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों को मिलाकर आपको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है, ठीक है ना। और अगर बोलें इसके दक्षिण और पश्चिम में एक छोटा सा देश वेल्स है, वो भी इसी में शामिल है। तो देखिए वेल्स के लोग थे कौन, अंग्रेज, ये शामिल हो गया वेल्स। उत्तरी आयरलैंड, ये मैंने बता दिया उत्तरी आयरलैंड, यहाँ पे मूल निवास था।
ग्रेट ब्रिटेन की मैंने चर्चा कर दिया कि इन दोनों के संयुक्त रूप यानी कि स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त रूप को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम के मैंने बोला कि नीचे का जो ये आपका भाग है इसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इंग्लैंड की मैंने चर्चा कर लिया और ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन बोलते हैं कहीं कहीं पर। और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इन संयुक्त की अगर राजधानी की बात करें कि सबकी कैपिटल बताइए तो कैपिटल कौन सा है आपका, तो कैपिटल इसका लंदन ही कहा जाएगा। यानी कि जो राजधानी होगी वो सबकी राजधानी आपका क्या होगा, लंदन ही होगा। अब अगर मैंने इतनी बात आपको मानचित्र में बता दिया है तो मानचित्र आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ये यूरोप, हमारा यूरोप का मैप है, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है। फ्रांस और स्पेन के जस्ट ऊपर अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो छोटे छोटे ये द्वीप समूह आपको नजर आएंगे। यहीं पर इसके बीच में है आयरिश सागर है, आयरलैंड के बीच में, इधर साइड आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के जो बीच का स्पेस है वहां पे आयरिश सागर पाया जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड मैप की बात हो गई, जहां पे रिवर की बात होगी तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके लोकेशन को आपको बता रहा हूं तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कैपिटल इसकी क्लियर हो गई, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, इन सबका कैपिटल अगर बोलेगा तो क्या होगा, लंदन होगा। अब अगर इतनी बात हो गई है तो अब हम चलते हैं कि जो ये अंग्रेज थे, अंग्रेजों की करेंसी के भी बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, करेंसी यानी कि मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है। तो अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो मुद्रा में, चूंकि यूरोप का देश है, ये जो ब्रिटेन है यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश था, लेकिन यूरोपियन यूनियन की अगर करेंसी की मैं बात करूं तो उसका होता है यूरो। क्या होता है, यूरो होता है। तो क्या आपका जो ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड है उसकी करेंसी यूरो है, तो आंसर होगा कि यूरो नहीं है। तो फिर इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो उसका आंसर है कि पाउंड स्टर्लिंग है। क्या नाम है, पाउंड स्टर्लिंग, POUND, पाउंड स्टर्लिंग, स्टर्लिंग। तो पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। क्यों यूरो नहीं है, अगर यूरोप समूह के जितने देश सदस्य देश हैं उन सबकी करेंसी क्या होती है भैया, यूरो होती है। लेकिन आपको याद होगा कि 31 जनवरी 2020 को, आपको वो दिन याद होगा 31 जनवरी 2020 की जो दिन था ये वाला, इसी दिन जो आपका इंग्लैंड था, इंग्लैंड, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ या ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, ये यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो ये यूरोपियन यूनियन से क्या हो गया था, अलग हो गया था। और जब ये अलग हो गया तो जो इसकी करेंसी इसके पहले क्या कही जाती थी, यूरो कही जाती थी। अब ये करेंसी यूरो ना होकर क्या बन गई, इसने अपनी करेंसी खुद बना ली और इस करेंसी को क्या कहते हैं, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी कहते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं अराइविंग ऑफ ब्रिटिशर्स में इसको अच्छी तरह से पूरी बात को यहीं पे ही समाप्त कर दे रहा हूं। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो सारी चीज इकट्ठे कलेक्शन के रूप में आप लोग देख लेंगे कि कौन थे, मूल निवास कहाँ का था, मानचित्र में इनका लोकेशन कहाँ है, इनकी राजधानी संयुक्त रूप से कहाँ कहा जाता है, और करेंसी जो पहले यूरो हुआ करती थी वो करेंसी अब यूरो ना होके पाउंड स्टर्लिंग के रूप में बन गई है। तो आगे अगर मैं बात करूं कि ये जो अंग्रेज आए तो इन्होंने अफीम की लत सबसे ज्यादा पड़ा दी थी। कौन सा वो देश था जिसे अफीम की लत अंग्रेजों ने पड़ाई थी, तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा वो देश है तो अफीम की लत पड़ाई थी उसकी, यानी कि अफीम का नशा
अफीम का नशा कराने वाले देश का क्या नाम है? ये ब्रिटेन ही उसको आदत डलवा दिया था, तो उस देश का नाम है चीन। चीन को अफीम का आदत पड़वा दिया था, यानी कि खूब अफीम बेचता था ब्रिटेन। किसको? चीन को। और चीन तो नशा करने में वैसे ही माहिर है, क्योंकि चीन में जहां सांपों से काट के जो उसका जहर होता है उससे नशा लोग करते थे, और सांप वहां तो खाते ही खाते हैं। तो याद रखना, अफीम का नशा यानी कि अफीम की खूब व्यापार करने के लिए ब्रिटेन जाना जाता और चीन को खूब बेचता था, क्योंकि चीन अफीम के लिए, नशा के लिए वहां पे लोगों का डिमांड था। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं, आपको ये सब चीज नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं यहाँ पे कंपनी की स्थापना को लेकर। इतनी सारी अगर बातें हो गई है तो आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला कंपनी की स्थापना के बारे में बताता हूं। तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे इसको बता सकूं। ठीक है, नोट करिए आप लोग। तो चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे अच्छी तरह से। अब मैंने आपको इनका मूल निवास स्थान, मानचित्र, करेंसी, कैपिटल, कौन थे, इस सारी बातों पे अगर मैंने चर्चा कर लिया है, तो अब हमारा अगला जो हेडिंग बनेगा कि कंपनी स्थापना को लेकर। जो अंग्रेज आए तो इनके कंपनी को लेकर हम लोग बात करते हैं कि इनकी कंपनी के बारे में जो डिटेल है उसकी बात करते हैं। तो कंपनी स्थापना को लेकर बात करते हैं। कंपनी स्थापना और उनका नाम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो थोड़ी सी बात है आपको जाननी चाहिए। जो कंपनी स्थापना है 1600 ईस्वी के में आपको बताई जाती है, लेकिन 1600 ईस्वी के पहले की अगर मैं आपको बात करूं तो इसी कंपनी से जुड़ा हुआ, इसके नाम से जुड़ा हुआ कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। बातें क्या था कि दो व्यक्ति थे। पहले का नाम था जॉन वाट्स, पहला व्यक्ति था, और जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था जॉर्ज वाइट। ये दो व्यक्ति थे, एक था जॉन वाट्स और दूसरा था जॉर्ज वाइट। ये दोनों दो व्यक्ति थे। इन्होंने एक मिलकर स्टॉक कंपनी बनाई, और स्टॉक कंपनी जो मिलकर बनाई, उस स्टॉक कंपनी का पूरा नाम था ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इस बातों को लिखते हैं पहले कि इस स्थापना के संबंध में दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे, और उन दोनों व्यक्तियों में से पहले का नाम था जॉन वाट्स। क्या नाम था? जॉन वाट्स। और दूसरे का नाम था जॉर्ज वाइट। जॉर्ज वाइट। ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक क्या बनाया? स्टॉक कंपनी बनाई, और उस स्टॉक कंपनी का क्या नाम था? ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो यहां पे लिख लेते हैं कि इन्होंने बनाया ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। स्टॉक कंपनी, ये ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसने बनाया था? तो जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट ने बनाया था। क्या था? अगर ये स्टॉक कंपनी के नाम से है तो इसका मतलब है कि ये अपने शेयर निकालती थी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो है शुरुआत में अपने क्या निकालती थी? शेयर निकालती थी। तो ये शुरुआत में अपने क्या निकालती थी? शेयर, अपने शेयर निकालती थी। और अगर अपना शेयर निकाल रही है तो इस शेयर से जुड़े हुए लोग कौन थे? तो वहां पर इस शेयर से जुड़े हुए लोग व्यापारी लोग हुआ करते थे, और व्यापारी के साथ साथ जो आपके अभिजात वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो बहुत बड़े पूंजीपति लोग थे, वो लोग, यानी कि अभिजात वर्ग के लोग।
अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो इस शेयर होल्डर से जुड़े हुए थे, इस शेयर से जुड़े हुए थे। कौन से शेयर? जो यह कंपनी बनी थी, किस नाम से? ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। किसके द्वारा बनाई गई थी? जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट के द्वारा बनाई गई थी। शेयर अपने निकाले, व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग जुड़े थे। इससे ब्रिटिश सरकार से कोई लेना देना नहीं था, यानी कि ब्रिटिश सरकार इससे नहीं जुड़ी थी। तो यहां पे लिख लीजिए कि ब्रिटिश सरकार इससे नहीं जुड़ी थी। जो ब्रिटिश सरकार है, सरकार इससे नहीं जुड़ी थी। इससे क्या था? नहीं जुड़ी थी। तो प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार नहीं जुड़ी थी और यह कंपनी बना, ठीक है ना। बाद में यही कंपनी का नाम बदल गया, एक नई कंपनी, इसका नाम जो है, इसका नाम नई कंपनी रखा गया, नई कंपनी के नाम से बदला गया। नई कंपनी के नाम के रूप में क्या हुआ? बदला गया, ठीक है ना। यानी कि इसका नामकरण हो गया, फिर इसका नाम जो है वो बदला गया और बाद में इसका न्यू कंपनी, नई कंपनी का मतलब क्या है? न्यू कंपनी के नाम से बना। और बाद में फिर विलियम तृतीय आए, जो आपके वहां के इंग्लैंड के राजा थे, ब्रिटेन के राजा थे विलियम तृतीय। विलियम तृतीय ने भी क्या किया? इसका नाम बदल दिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए विलियम थर्ड यानी कि तृतीय ने भी नाम बदला, ने भी क्या किया? नाम को बदला। अब इन्होंने भी नाम को बदल दिया और नाम बदलने के बाद देखिए बहुत बार कंपनी, एक बार कंपनी का नाम बदला, 2 बार कंपनी का, 3 बार। इससे यह साबित हो रहा था कि इससे बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है? जुड़ाव हो रहा है। और इसी के चलते ही इसने 1708 में इन सारी कंपनियों को विलय करके एक नाम रखा। 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में एक नया नाम रखा और उसका नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट इनटू द ट्रेड्स ऑफ ईस्ट इंडीज। क्या नाम था? तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूनाइटेड क्यों लिखा गया? कि बहुत सारी कंपनियों को यूनाइट कर लिया गया, जो नाम बदलते चले गए उनको क्या कर लिया गया? यूनाइट कर लिया गया। इसीलिए इसका नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट कहा गया। तो लिख लीजिए यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट। ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना। तो किधर ट्रेड? ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि पूर्व की तरफ ट्रेड करना, यानी कि व्यापार करना। ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। इसको मैं अंग्रेजी में चाहता लिख देता, लेकिन अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। वैसे आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंग्रेजी वाले। तो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। तो यह नाम 1708 ईस्वी में इसका नाम बदला। और आप लोगों का एक क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि सर कंपनी स्थापना 1600 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां तक 1708 तक नहीं था। यह 1733 ईस्वी में एक अधिनियम निकला और उसी अधिनियम के तहत फिर इसका नाम बदल दिया गया। तो और उसका नाम क्या रख दिया गया? कब की बात बता रहा हूं? 1733 में अधिनियम के तहत, 1733 के अधिनियम के तहत इसका नामकरण क्या हो गया? इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी
रखा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब नाम रखा गया, कैसे इसका नामकरण हुआ, कैसे यह एक स्टॉक कंपनी के रूप में था, कौन कौन इसमें शुरुआत में शामिल हुए थे। 1600 ईस्वी के पहले की बात है और 1600 ईस्वी में यह बनी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई, तो आप लोग हमेशा वो 1600 ईस्वी यानी कि 1600 में पहला ऑप्शन रखेंगे जब आपको कंपनी स्थापना के बारे में पूछेगा। लेकिन जब नाम पूछ लेगा यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज, तो ये हुआ था 1708। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस अधिनियम के तहत नामकरण किया गया, तो 1733 के अधिनियम के तहत इसी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो आई थिंक इतनी बातें आपको अच्छे से कंपनी स्थापना और उसके नामकरण के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हेडिंग होगा कंपनी स्थापना और उसका नामकरण, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से सारी जुड़ी हुई सारी जो डिटेल है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम आगे बताते हैं। तो आप लोग इतना नोट करिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे की बात करते हैं कि कंपनी स्थापना तो हो गई। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट बनेगा वो है भारत में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का आगमन, यानी कि अराइविंग ऑफ ब्रिटिशर्स, जो हमारा हेडिंग बना है कि कब वो आए। तो इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि वो घटना जो भारत में वो आए, तो वो घटना कब की थी। तो वो घटना थी 24 अगस्त 1608 के समय की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वो जो घटना थी 24 अगस्त 1608 ईस्वी की बात है कि जब उनका आगमन कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि भारत में आए तो किस जगह पे आए, तो वह जगह था सूरत के बंदरगाह पर। सूरत के बंदरगाह, तो सूरत के बंदरगाह से होते हुए कहां पर आए, भारत आए। तो सूरत भारत में है ये है, तो सूरत के बंदरगाह द्वारा ये भारत में प्रवेश किए। तो जिस जहाज द्वारा आए थे वो जहाज कौन सी थी, तो कभी कभी इसका नाम पूछ लेगा। तो वो जो जहाज थी उस जहाज को बोलते हैं हेक्टर। उस जहाज का नाम है हेक्टर, नाम का जहाज था वो, जो बहुत बड़ा जहाज था। और इसी जहाज में उसका एक और छोटा सा जहाज रखा हुआ था जिसे रेड ड्रैगन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो रेड ड्रैगन, क्या नाम था उसका, रेड ड्रैगन। यह रेड ड्रैगन भी एक जहाज था। यह जहाज किस में रखा हुआ था, हेक्टर नाम के जहाज में यह जहाज रखा हुआ है। तो अगर ऑप्शन में आपको हेक्टर ना दिखे, रेड ड्रैगन मिल जाए, तो वो भी आपका विकल्प में सही माना जाएगा। तो अब आप बात करते हैं कि 24 अगस्त 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज द्वारा सूरत के बंदरगाह होते हुए कौन आया था। तो वह व्यक्ति कौन सा था, तो वह व्यक्ति था हॉकिंस। कौन था, हॉकिंस था। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो हॉकिंस था वो आया हुआ था, ठीक है ना, हॉकिंस आया। तो अगर आपसे पूछ लिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये हॉकिंस ही था जो 1608 ईस्वी में आया था। और यह जो है दूत बनकर आया था, दूत बनकर आया था, ठीक है ना। अगर ये दूत बनकर आया था यानी कि किसी का संदेश लाया था, तो संदेश ये किसका लाया था, तो महारानी एलिजाबेथ का। तो यहाँ महारानी एलिजाबेथ उस समय ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की महारानी थी, उन्हीं का दूत बनकर यह भारत आया। कौन, हॉकिंस। लेकिन
बात तो यहाँ तक हो गई, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम अंग्रेज कौन सा था जो भारत आया था, तो आप लोग यहाँ पे दूत बनकर जो भारत आया था तो हॉकिंस को ही मारेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कि सर्वप्रथम वह अंग्रेज कौन सा था जिसने भारत की जमीन पर क्या रखा, अपने कदम रखा, तो उसका नाम है थॉमस स्टीफन। तो ये भी नाम आप लोग लिख लीजिए कि थॉमस स्टीफन की हम बात करते हैं। थॉमस स्टीफन, थॉमस स्टीफन जो है यह भारत सबसे पहले आया था, लेकिन यह भारत जो आया यह राजदूत के रूप में था। यह जो है राजदूत के रूप में था, राजदूत के रूप में यह था, ठीक है ना। और यह अकबर के समय में आया था। ये किसके समय में आया था? अकबर के समय में आया था। जबकि हॉकिंस की अगर मैं बात करूं तो हॉकिंस किसके समय में आया था? तो हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था। किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में। तो अकबर का ही बेटा जो है वो जहांगीर बनता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि अकबर पहले था, इसीलिए जो थॉमस स्टीफन है वो थॉमस स्टीफन हॉकिंस से क्या हुआ था, पहले आया था, ठीक है ना। तो लेकिन यह राजदूत नहीं, यह मिशनरी या पुजारी के रूप में था। सॉरी, यहाँ पे राजदूत के रूप में एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो थॉमस स्टीफन जो है वह पुजारी, या फिर आप लोग उसे ब्रिटिश लोग जो पूजा करते हैं, यानी कि जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसे मिशनरी बोलते हैं। तो वह मिशनरी के रूप में आया था। मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए यह सबसे पहले आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईसाई मिशनरी के रूप में भारत की सरजमी पर कदम रखने वाला कौन सा था, तो वो था थॉमस स्टीफन। कहाँ पर आया था ये? तो यह आया था, ये जो तथ्य है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसको गोवा लिख लीजिए। अकबर के बारे में हम जो चर्चा करेंगे उसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए जॉन मिल्डन हॉल, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं अकबर के समय में, तो उसके बारे में भी लिख लीजिए। उसका नाम था आपका जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल। ये जॉन मिल्डन हॉल कौन था? यह राजदूत के रूप में था। यह राजदूत के रूप में था और यह अकबर के समय आया था। यह अकबर के समय आया था, ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाएगा कि भारत की सरजमी पे कदम रखने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन सा था, तो वो हो जाएगा थॉमस स्टीफन। भारत के सर्वप्रथम भारत आने वाला अंग्रेज यात्री कौन सा था जो महारानी एलिजाबेथ का दूत बनकर आया था, तो वो हो जाएगा हॉकिंस। और भारत की सरजमी पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो राजदूत बनकर आया था वो था जॉन मिल्डन हॉल। बाद में इसको क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में अंग्रेज लोग इसे क्या कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं, यानी कि अपने यहाँ बुला लेते हैं। इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है। तो ये बातें जॉन मिल्डन हॉल के ऊपर है, इसलिए आपको जॉन मिल्डन हॉल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे पहले ये आया था, ठीक है ना। तो अराइविंग ऑफ ब्रिटिशर्स में भारत के आगमन में 1608 ईस्वी की ये जो घटना मैं बताया, ये सारी बात आप याद कर लीजिएगा। अब जरा देखिए, अगर हॉकिंस की मैं बात कर रहा हूं तो ये दूत बनकर आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में। किसने भेजा था? महारानी एलिजाबेथ ने। महारानी एलिजाबेथ के समय में ये चला, लेकिन पहुंचा किसके समय में? जहांगीर के समय में पहुंचा। यानी कि महारानी एलिजाबेथ जो है वो 1603 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि 1603 ईस्वी से पहले ये भेजा जा चुका था। कहां से? इंग्लैंड से भेजा जा चुका था। और ये जो पत्र लिखा था, ये दूत बनकर आया था, ये पत्र किसके नाम लिखा था? यह पत्र अकबर के नाम से लिखा था। महारानी एलिजाबेथ ने जो संदेश भिजवाया था अकबर के लिए भिजवाया था। लेकिन जब हॉकिंस यहाँ पे पहुंचा भारत में, तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो चुकी थी और वो जहांगीर के समय में पहुंचा। यानी कि 1606 ईस्वी से लेकर और 1600
57 ईस्वी तक, 57 ईस्वी तक किसका समय था, जहांगीर का समय चला था, तो इसके समय शासनकाल में पहुंचा। जबकि अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर 1554 ईस्वी से 1554 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इसका समय रहा अकबर का। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु कब हो गई थी, 1603 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है ना। तो यह जो आया था जहांगीर के समय में, तो इसने जहांगीर को अपनी बातों से बहुत प्रभावित कर लिया था, क्योंकि यह बहुत टैलेंटेड और विद्वान व्यक्ति था। कौन, हॉकिंस। इसीलिए महारानी एलिजाबेथ ने इसे दूत बनाकर भेजा और इसने अपने बातों से, अपनी वाक्पटुता से प्रभावित कर लिया। इसने क्या कर लिया, प्रभावित कर लिया, और प्रभावित करने के कारण ही इसको सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इसे जहांगीर से क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। तो जहांगीर से जब इसे अनुमति मिली तो वहां पे तो अनुमति इसे मिल गई, लेकिन यहाँ पे विरोध हुआ, यहाँ पे विरोध हुआ। और जो विरोध हुआ वो किसके द्वारा हुआ, जो सूरत में पुर्तगाली लोग थे वो बहुत विरोध किए, जहांगीर के ऊपर दबाव डाले। और जो अरब के लोग थे ये लोग बहुत ज्यादा दबाव डाले इनके ऊपर कि जो अंग्रेज हैं इनको सूरत में फैक्ट्री ना लगाया दिया जाने जाए। तो ये बातें थी, मैंने आपको जहांगीर और हॉकिंस के बारे में आपको बताई। जब मैं फैक्ट्री के बारे में बताऊंगा तो वहां पे मैं अच्छे से चर्चा करूंगा, तब तक ये बातें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बताता हूं। तो ठीक है, नोट करिए आप लोग इसे। तो चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, कंपनी का स्थापना। कंपनी की स्थापना के बाद फिर मैंने आपको बताया कि भारत में अंग्रेजों का आगमन। अब बात करते हैं कि भारत में जो दूत बनकर आए वो कौन कौन से अंग्रेज थे। तो अगला हो जाएगा अंग्रेज दूत। अंग्रेज दूत, तो मैंने अभी अंग्रेज दूत के बारे में एक चीज आपको बताया कि पहला दूत कौन था, वो हॉकिंस था। तो हॉकिंस, पहला दूत कौन सा था, हॉकिंस था। और हॉकिंस था तो यह कब था, तो यह 1608 ईस्वी में दूत बनकर भारत आया। और जब भारत आया तो वहां पे जहांगीर राजा था। कौन था, जहांगीर, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा दूत आया था वो था थॉमस रो या टॉमस रो। कहीं पे आपको थॉमस मिल जाएगा, कहीं पे आपको टॉमस मिल जाएगा। तो थॉमस या टॉमस रो ये जो है 7 साल बाद यानी कि 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में यह आया। और इस समय भी किसका शासन था, जहांगीर का ही शासन था। जहांगीर यहाँ का राजा था, जो मुगल पीरियड उस समय चल रहा था, मुगल शासनकाल चल रहा था, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इस समय एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी। तो ब्रिटेन में कौन राजा बना, यानी कि जब यहाँ पे भारत में अकबर की मृत्यु हुई तो जहांगीर राजा बना। तो वैसे जब वहां पे 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हुई तो जेम्स प्रिंसेप राजा बना। तो जेम्स प्रथम, प्रिंसेप नहीं होगा, जेम्स प्रथम होगा। तो जेम्स प्रथम राजा बना किसके मरने के बाद, एलिजाबेथ के मरने के बाद। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी तो अब मैं चलता हूं। टॉमस रो का भी वही बात है कि टॉमस रो भी बहुत विद्वान व्यक्ति था। इसने भी अपनी वाक्पटुता से बहुत प्रभावित किया। और इसने क्या किया, जो हॉकिंस है, हॉकिंस के बारे में भी और थोड़ी सी बात है कि हॉकिंस ने जहांगीर को इतना प्रभावित कर लिया था कि जहांगीर जो है इसे मनसब प्रदान कर दिया था। क्या प्रदान कर दिया था, मनसब। मनसब एक क्या होता है, एक तरह से सेवा होता है। तो मनसब प्रदान कर दिया था। और मनसब जिसको मिलता है तो वहां पे उसे कई सारी जागीरें दे दी जाती है, यानी कि बहुत बड़ी जागीर के रूप में, विरासत के रूप में बहुत बड़े क्षेत्र दे दिया जाता है। और उस क्षेत्र को के बदले आपको सेवा प्रदान करनी होती है। तो मनसब के तहत आपको क्या देनी होती है, सेवा देनी होती है, सेवा देनी होती है, सेवा देनी होती है।
अब ये सेवा किस तरह की होती है, यानी कि सर्विस। अगर आपको मनसब प्रदान की गई है तो आप उस राजा को कुछ सर्विस प्रोवाइड कराइए और वहां के मनसब के तहत जो जागीरें दी गई हैं उस जागीर के तहत आप उसका पूरा कार्यभार संभालेंगे और उसके तहत जो प्रॉफिट होगा, जो वहां की सेवाएं होंगी, उन सेवाओं को आप प्रदान करिए। तो 2 साल तक इसने यह सेवाएं दी, 2 साल तक यह इसने सेवाएं दी। इसके बाद ये सेवाएं देता रहा। लास्ट में इसे मनसब प्रदान किया गया, शुरू में नहीं, और 2 साल के बाद फिर ये अपने देश लौट के चला गया, यानी कि इंग्लैंड। फिर आए 1615 ईस्वी में थॉमस रो। इसने भी बहुत प्रभावित किया किसको, जहांगीर को, ठीक है ना। और उसी के तहत कई सारी फैक्ट्री स्थापित किया गया और उसी के तहत मद्रास में, उसी के तहत आपका चंद्रगिरी में बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की गई। तो ये अंग्रेज दूत की बात हमने कर लिया। अब आगे बात करते हैं कि भारत के बैकग्राउंड की बात करते हैं कि अंग्रेजों के बारे में। तो थोड़ा सा समझिए, अंग्रेजों का राज, अगला हेडिंग हमारा होगा अंग्रेजों का क्या, राज। अंग्रेजों की अगर राज के बारे में बात कराएं या शासन काल, राज का मतलब क्या हुआ, शासन काल। तो यानी कि जो अंग्रेज थे इनका टाइम पीरियड कब था, 1600 ईस्वी में, यानी कि 1600 में इनकी जो है कंपनी इस्टेब्लिश हुई। इनकी कंपनी क्या हुई, इस्टेब्लिश हुई। और 1608 में ये भारत आए। तो 1608 यानी कि लगभग आप समझ लीजिए 1608। यहां से मैं शुरू करता हूं, 1600 से नहीं शुरू करता हूं, क्योंकि 1600 या 1600 में ब्रिटेन में कंपनी बनी थी, लेकिन 1608 ईस्वी में ये लोग भारत आ गए थे, 1608 में आ गए थे। तो 1608 से लेकर 1757 तक, 1757 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो यहां से देख लीजिए 7 है और ये 8 है, 7 8 है। लगभग अगर इसको सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो 150 साल आएगा, 150 साल, यानी कि 150 ईयर्स आएगा। तो 150 ईयर में इन्होंने क्या किया, इनका क्या उद्देश्य रहा। तो यहाँ पे ये लोग 1757 तक व्यापार यानी कि ट्रेड कर रहे थे भारत में, यानी कि कोई सामान को फैक्ट्री बना के रखा सामान को और उसको कहाँ भेज रहे थे, यूरोप भेज रहे थे। वो ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता रहे ताकि उनका बिजनेस बढ़ता रहे। तो यहाँ पर ये जो है व्यापार के लिए यहाँ पर क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। अगर 1757 की बात करूं तो 1757 से अगले साल यानी कि 1764 में क्या हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र को इसने जीत लिया था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो 1857 यानी कि 1857 यानी कि 1757 से 1857 ये 100 सालों का राज था, यानी कि 100 ईयर, यानी कि 100 ईयर का बात करूं तो इन 100 ईयर में क्या हुआ था, इन 100 ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया था यहाँ, यानी कि अब कंपनी का शासन हो गया था। अब व्यापार तो कर रहा था लेकिन कंपनी के शासन के तहत हो रहा था। अब कंपनी का शासन यहाँ पे लागू हो गया था और 1857 से लेकर 1947 यानी कि यह जो टाइम पीरियड था, यह टाइम पीरियड कितने सालों का था, अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो यह टाइम पीरियड आपको लगभग 90 साल यानी कि 90 ईयर का मिलेगा। तो इन 90 ईयर में अगर मैं बात करूं तो यह 90 ईयर किसका आ गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटिश सरकार का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था, ब्रिटिश सरकार का क्या था, शासन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ईयर की बात करूं यानी कि जो वर्ष की बात है, तो अंग्रेजों के राज को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि 1608 से 1757 यानी कि 150 सालों पे व्यापार करने के उद्देश्य थे। 1757 से 1857 पे कंपनी का शासन था और 1857 से 1947 के बीच का जो समय था वो आपका ब्रिटिश सरकार के समय को जाहिर करता है।
तो ये आपको अंग्रेज दूत और अंग्रेजों के राज के बारे में मैंने बताया। अब ये चीज आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। ठीक है, नोट करिए आप लोग। चलिए, आप लोग अब नोट कर लिए हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा फैक्ट्री के बारे में। तो चलिए, तो अंग्रेजों के फैक्ट्रियों के बारे में जानकारी, फैक्ट्री या किलाबंदी, फैक्ट्री या किलाबंदी कहाँ कहाँ पर इन्होंने किया या स्थापित किया, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बात है 1611 ईस्वी में, उसके बारे में समझिए। 1611 इसके बारे में जब बात करेंगे तो यह जो है आपकी पहली फैक्ट्री थी। क्या थी? पहली फैक्ट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री इनकी कौन सी थी, तो पहली फैक्ट्री जो थी वो 1608 में थी और यह स्थापित हुई थी कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम है कहाँ? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी, पहली किला यहीं पे बना था इनका। अगर दूसरे की बात करूं तो 1613 में यानी कि 1613 में इनकी जो है दूसरी फैक्ट्री बनी थी और यह बनी थी सूरत में। कहाँ पे बनी थी? सूरत में। अभी इसके पहले मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं सूरत में, कि सूरत में जहांगीर से हॉकिंस ने फरमान द्वारा उसे प्रभावित कर लिया था और जहांगीर ने हॉकिंस को फैक्ट्री बनाने की इजाजत सूरत में दे दिया था। तो पहली बार इजाजत अगर किस फैक्ट्री को मिली भारत में अंग्रेजों को बनाने के लिए, तो वो सूरत में मिली, सूरत में। लेकिन पुर्तगालियों और अरब व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया, दबाव बनाया गया जहांगीर के ऊपर, ताकि यहाँ पर फैक्ट्री न बन सके अंग्रेजों का सूरत में, जिसकी वजह से यह डिले हो गया, रोक लगा दिया गया कुछ समय के लिए, और फिर मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनके तैयार हो गई और 2 साल बाद यह बनी। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले किस फैक्ट्री को बनाने की अनुमति मिली अंग्रेजों को, तो सबसे पहले अनुमति मिली थी सूरत में बनाने के लिए, लेकिन रोक लगा दिया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों और अरब व्यापारियों द्वारा। इसीलिए पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई, जल्दी बनके तैयार हो गई 1611 यानी कि 1611 में मसूलीपट्टनम में। अगर ये बात क्लियर हो गई है फैक्ट्री की, तो अब मैं बात करता हूं कि 1632 की बात करता हूं। 1632 में क्या हुआ था उसके बारे में। यहाँ पे फैक्ट्री किलाबंदी के साथ साथ मैं जो थोड़े बहुत युद्ध भी हुए हैं इधर उधर के, वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो 1632 की बात करता हूं। यहाँ पे क्या हुआ? गोलकुंडा के शासक थे। कहाँ के? गोलकुंडा के शासक थे, यानी कि जो राजा थे, शासक या राजा थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ बातें हैं कि 500 पैगोडा पे, यहाँ पे यानी कि जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा कहाँ पे है? ये तेलंगाना के क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो तेलंगाना, तेलंगाना के क्षेत्र में यह पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया था? 500 पैगोडा, 500 पैगोडा में इन्होंने गोलकुंडा के बंदरगाह पे व्यापार करने की अनुमति, यानी कि कहाँ पे? बंदरगाह पे, बंदरगाह पर क्या करने की? व्यापार करने की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया था। अब कितने में? 500 पैगोडा। और ये पैगोडा है होता क्या? मैंने आपको डच वाले में, डचों के आगमन में अच्छी तरह से बता दिया था कि पैगोडा क्या होता था। यह सोने का सिक्का होता था, सोने का सिक्का होता था। मैंने आपको बताया था कि इसमें भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति बनी हुई थी सोने के सिक्के पे, और यह सोने के सिक्के का जो स्थापित फैक्ट्री था वो मैंने आपको बताया था कहाँ पे था? मद्रास के पुलिकट में, मद्रास के पुलिकट में यह पैगोडा की जो फैक्ट्री है यहाँ पे बनी हुई थी। तो आपको गोलकुंडा के राजा ने, जो गोलकुंडा का क्षेत्र है जो आज तेलंगाना में पड़ता है, वहां के बंदरगाह पर जो जहाज आने जाने का जो रास्ता था, वहां पर क्या करने का? 500 पैगोडा पे व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। अब बात करते हैं 1639 ईस्वी में, यानी कि 1639 में। 1639 में क्या हुआ था ये बात समझ लीजिए।
एक अंग्रेज था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने क्या किया था, चंद्रगिरी का राजा था एक क्या था? चंद्रगिरी का राजा। चंद्रगिरी का राजा था। ये चंद्रगिरी कहाँ पे है? ये चंद्रगिरी मद्रास के क्षेत्र के इलाके पे है, मद्रास का क्षेत्र के इलाके में। और इसने क्या किया था, मद्रास के क्षेत्र को अंग्रेजों को पट्टे में दे दिया था, यानी कि लीज पर, यानी कि पट्टे पे दे दिया था। और यहाँ पर क्या किया पट्टे पे देने की वजह से ही यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने मद्रास पे एक किला बनाया, यानी कि किला बनाया। और उस किले का क्या नाम रखा, तो उसका नाम रखा फोर्ट। जो किला बना मद्रास पे उसका नाम था फोर्ट जॉर्ज सेंट। तो लिख लीजिए आप, फोर्ट जॉर्ज सेंट। यह किला बनाया कहाँ पे? मद्रास में यह किला बना। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई 1639 में। और यह मद्रास वही है जहां पे पुलिकट में क्या हुआ था, पैगोडा, यानी कि 500 पैगोडा का सिक्का का स्थापित फैक्ट्री था। यहीं पे वो सिक्का ढाला जाता था डचों द्वारा। तो ये जो पैगोडा है किसके द्वारा बनाया जाता था? ये पैगोडा का सिक्का डचों के द्वारा बनाया जाता था, डचों के द्वारा बनाया जाता था। इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग डचों के आगमन, एडवेंट ऑफ डच में जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो इतनी सारी अगर बातें हो गई हैं तो अब आगे की कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करते हैं। 1651 की बात करते हैं। तो चलिए 1651 की, 1651 जो है ये हुगली की बात करता है। हुगली कहाँ पर है? तो हुगली नदी आप लोग जानते हैं कि यह बंगाल में पड़ता है। तो हुगली में व्यापारिक कोठी इन्होंने बनाई। क्या बनाई? व्यापारिक कोठी। और हुगली के साथ साथ कासिम बाजार और पटना में भी बनाया। तो हुगली हो गया, कासिम बाजार हो गया, कासिम बाजार हो गया, और कासिम बाजार के साथ साथ पटना। तो 1651 में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री बनाया। और 1661 की अगर मैं बात करूं, 1661 की, तो 1661 में शादी हुई थी, शादी। और यह शादी किसकी थी? तो दो जगहों के, दो देशों के मिलाप की बात थी। एक था ब्रिटेन और एक था पुर्तगाल। एक था ब्रिटेन और एक था पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजकुमारी थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम था कैथरीन। और ब्रिटेन के राजा थे, जो ब्रिटेन का राजा था, उस ब्रिटेन का राजा था चार्ल्स सेकेंड। क्या नाम था उसका? चार्ल्स सेकेंड नाम था। तो लिख लीजिए, उसका नाम था चार्ल्स सेकेंड, यानी कि चार्ल्स द्वितीय। इसकी शादी जो है पुर्तगाल की महारानी कैथरीन से हुई। और दहेज के बदले में पुर्तगाल ने दहेज के बदले में क्या दे दिया? बंबई को दे दिया। बंबई दहेज के बदले में दे दिया। किसे? ब्रिटेन को। किसने दिया? पुर्तगाल ने दिया। कब हुई शादी? 1661 यानी कि 1661 में। और 1668 में क्या हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। 1661 के बाद है 1668 में जो ब्रिटेन के राजा हैं, ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बंबई को दे दिया। बंबई को दे दिया, कंपनी को दे दिया, कंपनी के अधीन कर दिया कुछ पैसों के एवज में। यानी कि उन्होंने बंबई को दिया और बंबई को नामकरण कराया। और बंबई का नाम किसने रखा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो गेराल्ड आयंगर द्वारा। लिख लीजिए यहाँ पे, गेराल्ड आयंगर द्वारा बंबई बंदरगाह भी और बंबई शहर का नामकरण या बंबई शहर बसाया गया। किसको द्वारा बसाया गया? गेराल्ड आयंगर द्वारा। और कब बसाया गया? तो 1668 में बसाया गया। अब अगर 1668 में इतनी सारी मद्रास, देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सूरत में आए, लेकिन सूरत में फैक्ट्री स्थापित किए नहीं हो पाया, मद्रास के मसूलीपट्टनम में हुआ।
तो ये अपना जो है पूरी तरह से मद्रास के क्षेत्र में को कब्जा कर लिए। ये है आपका इंडिया, मद्रास के क्षेत्र को कब्जा कर लिए, फिर सूरत और बंबई के क्षेत्र को कब्जा कर लिए, और बंगाल के बारे में अभी मैंने बताया कि हुगली, चंद्रगिरी, कासिम बाजार, पटना, ये सारे क्षेत्र कब्जा कर लिए। इस तरह से पूरे भारत को एक त्रिकोण के रूप में ये कब्जा कर लिए, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी पर इनका अधिकार हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई इनके द्वारा, बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। और यहाँ पर इनका स्थापना होने की वजह से, इनका कब्जा होने की वजह से पूरे समूचे भारत में इनका कब्जा हो जाता है। अब बात आती है 1680 की, बात कर लेते हैं, जरा सा समझ लेते हैं। 1680 में क्या हुआ था? औरंगजेब का शासन आ गया था। जहांगीर की मृत्यु हो चुकी थी। कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, 1605 में। तो 1606 से 1657 तक कौन राजा बना था? जहांगीर। ऐसे होते हुए फिर औरंगजेब राजा बना, उसके बाद शाहजहां, फिर शाहजहां बनेगा, उसके बाद फिर औरंगजेब। तो औरंगजेब जब राजा बना, तो औरंगजेब के राजा बनने के बाद औरंगजेब ने क्या एक क्या बोलते हैं, जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर। इसी समय औरंगजेब ने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। और इस जजिया कर में किसको देना होता था? गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया था। किसके ऊपर लगाया था? गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया था। तो अंग्रेज मुसलमान तो थे नहीं, गैर मुस्लिम थे, तो स्वाभाविक है कि यह जजिया टैक्स जो है अंग्रेज को भी देना पड़ता था। इससे अंग्रेज नाराज होकर युद्ध कर दिए। कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्र में युद्ध करने लगे। जैसे ही समाचार किसको मिला? औरंगजेब को मिला, और औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी बंगाल में, और 1686 में औरंगजेब की सेना बंगाल में पहुंची, और बंगाल में पहुंचकर क्या किया? इन जो अंग्रेज हैं इनसे युद्ध हुआ, इनको खदेड़ दिया। बंगाल में क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अंग्रेज हार गए, और हार कर जो अंग्रेज का मुख्य कर्ता धर्ता यानी कि सेनापति जो था, उसका नाम था जॉन चाइल्ड। क्या नाम था? जॉन चाइल्ड। यह जो है भागता हुआ फुल्टा नामक द्वीप पर भागा। फुल्टा नामक द्वीप पर भाग गया, और यहाँ पर एक जो अंग्रेज था उसका नाम था जॉन चनार। उसका नाम था जॉन चनार। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जॉन चनार। तो जॉन चनार्क ने क्या किया? औरंगजेब से माफी मांगा कि माफ कर दीजिए मुझे, मैं नासमर्थ था, ये जॉन चाइल्ड नासमर्थ था, इसने युद्ध किया। तो औरंगजेब ने इसके ऊपर क्या किया? हर्जा लगा, टैक्स लगाया, कि हर्जाना लगाया कि हमारे ऊपर इतना युद्ध क्षति हुई, तो आप लोग 1.5 लाख रुपया हर्जाने के रूप में भरे। तो ये हर्जाना भरा, और इसी के बाद इसने हर्जाना भरने के बाद इसको फिर से बंगाल में व्यापार की अनुमति मिल गई। व्यापार की अनुमति कलकत्ता में मिल गई, और कलकत्ता यानी बंगाल में मिल गया। तो बंगाल के क्षेत्र में इसने क्या किया? बंगाल का नामकरण भी इसने किया, और बंगाल में एक किला बनवाया, और उस किले का नाम है आपका फोर्ट विलियम। तो लिख लीजिए, बंगाल पे इनको क्या हुआ? व्यापार करने का अधिकार मिल गया, और बंगाल में ही किला बनाया, यानी कि फोर्ट विलियम किला। तो किला का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नामक किला बनाया बंगाल में, ठीक है ना? किसने? तो यह चनार्क ने। और चनार्क ने कलकत्ता की भी स्थापना किया। और इस फोर्ट विलियम का अगर आपसे प्रथम प्रशासक पूछा जाएगा तो उसका नाम था चार्ल्स आयर। तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक अगर आपसे पूछ लेगा प्रशासक कौन था, तो लिख लीजिए चार्ल्स आयर। कौन था? चार्ल्स आयर, ठीक है ना? जबकि किला कब बन के तैयार हुआ था? तो 1700 ईस्वी में यह हुआ था। तो आप लोग ये सारी चीजें नोट करिए, फिर आपको मैं अगले कॉन्सेप्ट पे बताता हूं कि क्या क्या बात हुई थी। तो ठीक है, नोट करिए जल्दी से।
तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो मैंने अभी औरंगजेब के बारे में बताया कि जजिया कर लगाया था, अंग्रेजों से इनकी झड़प हुई और झड़प के बाद अंग्रेजों को इसने हरा दिया। जॉन चनार कैसा था जो 1.5 लाख रुपया दिया और हजाने के तहत फिर इसको व्यापार करने की अनुमति मिली। लेकिन बात हुई कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कब? 1707 में मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो राजा बने वो फर्रुखसियर थे। कौन थे? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो राजा बना वो राजा बना था 1711 से लेकर 1719 तक वो राजा बना। और इसको एक फोड़े की बीमारी हो गई थी और इसी के समय में 3 अंग्रेज व्यक्ति आए थे। मतलब तो उसमें से 3 अंग्रेज व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन सा था? तो एक था जॉन सरमन, तो नाम लिख लीजिए। पहले का नाम था जॉन सरमन और दूसरे का नाम था हैमिल्टन और जो एक तीसरे था वो था आपका ख्वाजा सेहुर्द। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तीसरा जो आया था उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। ख्वाजा सेहुर्द आया था। तो ये कौन कौन से थे? ये अध्यक्षता कर रहा था, अध्यक्षता के रूप में था इसका काम। और ये जो था ये चिकित्सक के रूप में था। चिकित्सक जो आया था वहां से चिकित्सक के रूप में था। और ये द्विभाषी था। क्या था ये? द्विभाषी, यानी कि भाषाओं का जानकार था। कौन? जो ख्वाजा सेहुर्द था। तो फोड़े का इलाज जो है हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की कर दिया और फर्रुखसियर इससे बहुत खुश हुआ। और खुश होने के बाद इसने बंगाल में जो है 3000 रुपए के बदले, यानी कि 3000 रुपया अंग्रेजों ने किसको दिया? फर्रुखसियर को दिया। और फर्रुखसियर जो है उसे बंगाल का क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, पटना के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए और उड़ीसा के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी। और फ्री में, यानी कि कर मुक्त व्यापार करिए आप लोग, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा आपसे, क्योंकि उसके फोड़े का इलाज हो गया और 3000 रुपया उसे दे दिया। साथ ही साथ उसने एक बात और किया कि 10,000 रुपया में उसने सूरत में फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दिया। सूरत में भी आप फ्री व्यापार कर सकते हैं। और कलकत्ता के आसपास की जितने जमीन थी, यानी कि बंगाल में अगर मैं बात करूं तो बंगाल में जो कलकत्ता है, कलकत्ता के आसपास की जो जमीनें थी उन जमीनों पे कहीं भी आप किलेबंदी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं था। तो किलेबंदी का भी अधिकार इसने दे दिया। सूरत पे व्यापार अधिकार दे दिया, बंगाल, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्रों पे अधिकार दे दिया। और इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, बंबई में टकसाल, चांदी के टकसाल की फैक्ट्री लगाने की भी अनुमति दे दिया। तो बंबई में, यानी कि मुंबई में क्या हुआ? चांदी के टकसाल लगाने की क्या हुई? अनुमति भी किसने दे दिया? फर्रुखसियर ने दे दिया। इसीलिए इसे एक नाम से जाना जाता है कि इतना सारा सुविधा एक साथ दे दिया फोड़ा ठीक होने की वजह से, इसीलिए इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंपनी का मैग्ना कार्टा। इसीलिए इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज ये सीखा कि बंगाल का क्षेत्र, बिहार, पटना, सूरत और बंबई, मद्रास का क्षेत्र स्थापित हो जाने की वजह से त्रिकोण के रूप में, भारत के त्रिकोण के रूप में इनका कब्जा स्थापित हो गया। और जब इनका कब्जा स्थापित हो गया पूरे भारत में, तो ये राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो गए, व्यापारिक रूप से भी मजबूत हो गए और राजनीति तो करते थे, व्यापार तो करते थे, साथ साथ शासन के रूप में भी मजबूत हो गए। तो हर तरफ से जितने भी क्षेत्र थे, सारे आयाम को लेकर इन्होंने अपना अधिकार कवर कर लिया। और इस तरह से हम लोग भारत में अंग्रेजों के आगमन की, उनकी फैक्ट्री की, युद्ध की, सारी बातों की मैंने चर्चा कर लिया है। जो कुछ छूटा रहेगा इसका एक मैं सारे चीजों का एक विविध यानी कि मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांस, डेनिश सबका जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गए हैं उसकी संयुक्त रूप से चर्चा कर दूंगा।
तो यहाँ पर हमारा अराइविंग ऑफ ब्रिटिशर्स यानी कि भारत में अंग्रेजों का आगमन समाप्त हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।